वाह वाह तुलसी बेटा, जैसा तेरा नाम है वैसे तेरे गुण भी है। आलू गोभी की सब्जी में कोई इतना स्वाद कैसे डाल सकता है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे चाचा जी को तो गोभी बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर देखो कैसे उंगलियां चाट चाट कर सब्जी खा रहे हैं। अब रुक भी जाइए जी, 3 कटोरी सब्जी खा चुके हैं आप। इतनी तो बहू ने बनाई भी नहीं होगी। जरा देख कर खाइए, बाकियों को भी खाना है। अरे चाची जी, ये क्या बोल रही हैं आप? खाना बनाते वक्त और परोसते वक्त माप नहीं देखते। बिल्कुल सटीक बात कही बहू ने। और तुलसी बेटा, सब्जी तो सब्जी है, अचार भी कोई कम नहीं है। किस चीज का अचार है ये वैसे? ऐसा अचार कसम से मैंने पहले कभी नहीं खाया, काफी स्वादिष्ट है। अलग ही स्वाद है इसका, नहीं स्वाति? जी पापा जी। जाते वक्त अपनी जेठानी से इसकी रेसिपी ले लेना बेटा, फिर घर पर खाएंगे। जी पापा जी। स्वाति अपने पूरे परिवार के साथ अपने ताया ससुर के घर खाने पर आई हुई थी। सारी तैयारियां तुलसी ने की थी, मेनू से लेकर खाने की सजावट तक। पिछले 1 घंटे से तुलसी जी की जो तारीफ हो रही थी, उसे सुन सुनकर स्वाति के कान अब सड़ रहे थे। कंगाली पंथी की भी हद कर दी है पापा जी ने। वहां घर में जब भी मैं गोभी की सब्जी बनाती हूँ तो नाक मुंह सिकुड़ कर बैठ जाते हैं, मानो जहर परोस दिया हो। और अब यहाँ ऐसे मांग मांग कर खा रहे हैं मानो सदियों से गोभी सूंघने भी नसीब ना हुई हो। मन ही मन स्वाति अपनी कुड़हन अपने ससुर जी पर निकाल रही थी कि जीतू जी बोल पड़ते हैं। थोड़ी सब्जी पैक कर दीजिए ना भाभी, ये तो गले तक खा लिया है, पर मुझे पता है दोबारा मेरा मन इसी सब्जी को खाने का करने वाला है। अब घर पर ऐसा स्वाद कहाँ मिल पाएगा। अरे बेफिक्र रहिए देवर जी, मैंने पहले ही आप सभी के साथ ले जाने के लिए खाना पैक कर दिया है। वैसे स्वाति ने ज्यादा कुछ खाया नहीं है, फिर रात में इसे भूख लगने वाली है और ये मैगी बनाने को चढ़ा देगी। फिर कहेगी भाभी आपका पेट इतना स्लिम कैसे है, मेरी तो तोंद बाहर आ रही है, ऐसा क्यों? भूख तो मुझे लगी हुई है भाभी, पर खाने की नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की। मेरा मतलब है भाभी, जरा 1 मिनट किचन में आइए ना, वो आपसे आपके खाने का सीक्रेट पूछना है। स्वाति और तुलसी रसोई में जाते हैं। सभी का दिल रखने की आदत बड़ी अच्छी है पापा जी और मम्मी जी में। जहां भी जाते हैं ना, लोगों की तारीफों के पुल बांध देते हैं, और ऐसा होना भी चाहिए। गलती कहाँ है नहीं है ये तो अपने लोगों को बताया जाता है ना, गैरों की तो सिर्फ तारीफ ही होती है। खैर मैं कह रही थी कि आपने जरूर विदेशी गोभी बनाई होगी, अब बनने के बाद किसी पता चलता है ना। बातों में मसाला और खाने में नमक अगर बराबर रहे तो सब कुछ ठीक रहता है स्वाति। उसके लिए देसी सब्जियों को विदेशी सब्जियों से रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वही तो, मैं हमेशा गोभी में नमक कम डालती हूँ और पापा जी को ज्यादा नमक खाने की आदत है। ये लो, ये खेल नमक का था और बेकार में मैं परेशान हो रही थी। अच्छा ठीक है भाभी, ये खाना तो हमारे लिए होगा, मैं ले लेती हूँ। अपनी भाभी पर अपना थोड़ा बहुत गुस्सा निकालकर स्लेब पर रखे खाने के पैकेट को उठाकर स्वाति बाहर चल देती है। कुछ देर बाद सब वापस घर लौट आते हैं। अगली सुबह बिस्तर पर बैठी स्वाति पहले ही नाश्ते की प्लानिंग कर लेती है। तुलसी भाभी के यहाँ से लाई हुई सब्जी और रोटी तो रखी हुई है, नाश्ते में सभी को वही परोस दूंगी, ये सही है। स्वाति किचन में जाती है और फ्रिज में रखी हुई आलू गोभी की सब्जी को बाहर निकालती है। बड़ी पसंद आई थी ना सभी को भाभी के हाथ की गोभी, अब सभी को गोभी ही खिलाऊंगी। पूरे भरे हुए पतीले से 2 कटोरी सब्जी निकालकर स्वाति कढ़ाई में डाल देती है। 5 लोगों के लिए 2 कटोरी सब्जी तो कम पड़ जाएगी, इसमें 3 कटोरी पानी मिला देती हूँ। 2 कटोरी सब्जी में 3 कटोरी पानी मिलाकर स्वाति उसे अच्छे से खौला लेती है और फिर डालती है उसमें 2 चिटकी नमक। अच्छा किया था भाभी ने रोटियां भी साथ में देती थी, रोटियों को माइक्रोवेव में गर्म कर लेती हूँ। नाश्ता तैयार करके स्वाति सभी के लिए डाइनिंग टेबल पर लगाती है। ये सब्जी कौन सी है बहू? मुझसे क्या पूछ रही हैं मम्मी जी, आपको तो पता होना चाहिए। तुम बताओ जीतू, तुम्हें ये सब्जी कल बड़ी पसंद आई थी ना, भाभी ने साथ में पैक करके भेजी थी। अब फेंक तो सकती नहीं, इसलिए सभी को नाश्ते में परोस दी। आपने कैसे नहीं पहचाना पापा जी? नहीं नहीं बहू, स्वाद तो वैसा ही है, पर हल्का जरा अलग लग रहा है। परोसने के ढंग से और माहौल से भी फर्क पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है पापा जी। अगर कोई रोज खाना बनाकर परोसता हो तो उसके हाथ के परोसे खाने में हमें जरा कम ही स्वाद आता है। इस तरह नाश्ता तो निपट जाता है। दोपहर के खाने की तैयारी करने स्वाति किचन में जाती है और तुलसी का भेजा हुआ गोभी का अचार बाहर निकालती है। पाव भाजी बना दूं या छोले भटूरे, पापा जी और मम्मी जी को मेरे बनाए हर खाने में एक ही फ्लेवर आता है, जबकि सभी खाने को अलग अलग मसाले डालकर तैयार करती हूँ मैं। कितना भी एफर्ट लगा लूं, सब नुक्स ही निकालने वाले हैं। तुलसी भाभी का बनाया खाना अच्छा लग रहा था ना?
अब ये खिलाने के बाद सभी को मेरे बनाए खाने की अहमियत समझ में आएगी। स्वाति दाल को कुकर में डालकर 3 सीटी लगा देती है और उसके बाद करती है छौंक की तैयारी। चलो ये तो सब हो गया, अब बारी है तुलसी भाभी के भेजे हुए गोभी के अचार को कूटने की। कूटे हुए अचार को दाल में मिलाकर स्वाति दोपहर का खाना टेबल पर लगाती है। कल तुलसी बहू के हाथ की क्या आलू गोभी की सब्जी खा ली, हर खाने में उसी के खाने का स्वाद आ रहा है। जेठ जी की किस्मत सच में बड़ी अच्छी है। तुलसी ऐसा खाना बनाती है कि खाने वाले को घर जाने के बाद भी उसके खाने की खुशबू आती रहे। आप ये कहना चाह रही है मम्मी जी कि मेरा बनाया खाना तुलसी भाभी के बनाए खाने जैसा लग रहा है? मतलब मेरा खाना टेस्टी है। थैंक यू मम्मी जी। नहीं स्वाति, तुम समझी नहीं। मम्मी के कहने का मतलब है कि भाभी के हाथ का बनाया खाना इतना स्वादिष्ट था कि वो स्वाद हमारी जुबान से जा ही नहीं रहा। अच्छी चीजों को इंसान जल्दी से भूलना भी नहीं जाता। पापा मम्मी के साथ मिल गया ये भी, सही में बड़ी टेढ़ी खीर है सारे। कुछ घंटे और बीतते हैं। स्वाति फिर से रसोई में जाती है, जिसे देखकर हॉल में बैठी गायत्री स्वाति से कहती है, आज कुछ ज्यादा ही रसोई में देख रही है तो क्या बात है? कल तुलसी के सामने तेरी ज्यादा ही इंसल्ट हो गई, दिल पे लगा ली क्या बात? चलो लगा भी लिया तो सही है। रुक जाइए मम्मी जी, आप आराम से टीवी देखिए ना। आप तो यही चाहती थी कि मैं खाना बनाने पर ज्यादा फोकस करूं ताकि मेरा बनाया खाना आपको परफेक्ट लगे, हर खाने में अलग स्वाद आए। तो बस समझ लीजिए उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। रात के खाने में गायत्री आलू के पराठों की तैयारी करने लगती है। मेरे बनाया हर खाने में बड़े अच्छे से कह देती है मम्मी जी, एक ही सा स्वाद आ रहा है। अब जब यहाँ हर खाने में तुलसी भाभी के बनाए हुए आलू गोभी की सब्जी इस्तेमाल होगी तब देखती हूँ क्या जवाब आता है उनका। आज पराठे की स्टफिंग में आलू के साथ अपनी जेठानी की यहाँ से लाई हुई आलू गोभी की थोड़ी सी सब्जी और नमक मिर्च मिलाकर स्वाति मसाला तैयार कर लेती है और उसे पराठे में भरकर सॉस के साथ बाहर सभी को परोस देती है। बहू क्या है ये? क्यों, क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं। जीतू के पापा, ये पराठा तुलसी की बनाई सब्जी की तरह नहीं लग रहा? वही बात है, लग तो रहा है मुझे भी। अच्छा ऐसा लग रहा है क्या पापा जी आपको? पहले तो आप मेरे बनाए खाने में एक ही स्वाद है, एक ही सा स्वाद है, इसकी रट लगाए रहते थे, पर अब तो आप तुलसी भाभी के यहाँ का स्वादिष्ट खाना खाकर आ गए, फिर भी मेरे बेस्वाद खाने में आपको वही स्वाद आ रहा है। यानी कि प्रॉब्लम लोगों की जुबान में है, जिस पर एक बार कोई स्वाद चढ़ जाता है ना तो चढ़ ही जाता है। कहाँ तुलसी भाभी का बनाया खाना और कहाँ मेरा खाना, एक हो ही नहीं सकता। क्यों जीतू? मैं खा रहा हूँ ना, मैं कहाँ कुछ कह रहा हूँ। आपको क्या लगा स्वाति यही रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। अगली सुबह तुलसी की भेजी हुई सब्जी में से 1 कटोरी सब्जी स्वाति बाहर निकालती है। पिछली बार तो 2 कटोरी सब्जी में 5 कटोरी पानी डाला था, इस बार 1 कटोरी सब्जी इस्तेमाल करनी है। ज्यादा पानी होने से सभी को शक हो सकता है। इतना भी ड्रामा नहीं कर सकती मैं। जरा सी गोभी भी काट लेती हूँ और एक आलू भी। कटी हुई गोभी और आलू को नमक के पानी में डालकर स्वाति कुछ देर छोड़ देती है और कुछ देर बाद चढ़ाती है गैस पर कढ़ाई। छौंक तैयार करके तुलसी भाभी की 1 कटोरी सब्जी में 5 कटोरी पानी, थोड़े से मसाले डालकर सब्जी को खौला देती हूँ। फिर गर्मा गर्म फुलकों के साथ सभी को सर्व कर दूंगी। अब देखती हूँ कैसे तुलसी भाभी की आलू की सब्जी इनको अच्छी लगती है। आलू गोभी की सब्जी तैयार हो रही थी, तभी रज्जो किचन में आती है। सभी की 4 बातें सुनाने के बाद भी कितने प्यार से खाना बनाती है भाभी, आप मानना पड़ेगा। वरना जितने भी घर में मैं जाती हूँ उन सब घर की एक ही कहानी है। अगर ससुराल वाले ने बहू को एक भी शब्द बोला ना तो बहू रसोई में ताला लगाकर बैठ जाती है। वो तो है रज्जू, पर मैं उन बहुओं में से नहीं हूँ जो सास ससुर की 4 बातें सुनकर उन्हें खाना परोसना बंद कर दे। पर इस बार अपनी वैल्यू बढ़ाने की सोच ली है मैंने। वैसे ये सब्जी मैंने नहीं बनाई, वो मेरे ताया ससुर का परिवार यहीं पास की सोसाइटी में शिफ्ट हो गया ना, तो उनकी बहू ने सब्जी बनाकर भेजी है। अब सर्दी का मौसम है, सब्जी यहाँ आते आते ठंडी हो गई है, उसे गर्म कर रही हूँ। रज्जू के साथ साथ स्वाति सभी को नाश्ता परोसती है। हे राम, कितनी गंदी सब्जी बनाकर भेजी है आपकी जेठानी ने भाभी। छी 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 छी, आपकी सब्जी कितनी स्वादिष्ट रहती है, फिर भी यहाँ लोगों को दिखाई नहीं देता क्या? ये सब्जी तुलसी भाभी ने भेजी है। और नहीं तो क्या, एक बार किसी के घर का खाना अच्छा लगता है, वही बार बार खाना मिले तो समझ में आता है। वहां जाकर खाने के बाद अब सब कैसे मेरी स्वाति भाभी को ताने दे रहे थे। दोबारा उसी घर के खाने को खाकर समझ में आया ना। पूरे 4 साल से स्वाति भाभी के यहाँ हर रोज खाना बना रही है। इतने खाने की क्वालिटी तो भाभी ने भी गिराई नहीं जितनी तुलसी भाभी ने दूसरी बार में ही गिरा दी। एक बार में सभी थूक पॉलिश कर लेते भैया।
बात तो रज्जो ठीक कह रही है। बहू मुझे माफ कर दे, तू कितने शौक से हमारे लिए रोज रोज अलग अलग खाना बनाती है, और हम है कि हर खाने में कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और दूसरों के बनाए खाने की तारीफ करते रहते हैं। तुलसी को मत बताना बहू, पर इस सब्जी को हटा दे, मुझसे नहीं खाई जाएगी। तुझे जो समझ में आता है वही बना दे। अब मुझे समझ में आ गया है, अपने घर का खाना अपना ही होता है। और इस तरह अपने ससुराल में स्वाति अपनी इज्जत को वापस पा लेती है। आनंद जी, मैं आपको आखिरी बार पूछ रही हूँ, आपको मेरी बात सुननी है या नहीं? नहीं नहीं नहीं, तुम एक बार कहो या 100 बार कहो, मैं तुम्हारी कोई गलत बात नहीं सुनने वाला। अरे आपको मेरी कौन सी बात सही लगती है? आप तो अपनी माँ और बहन का पालतू कुत्ता हो। माँ ने कहा भौंको तो भौंकते हो, माँ ने कहा चुप रहो तो चुप रहते हो। मुझे तो लगता ही नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का दिमाग है। माँ और बहन के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली हो तुम, कठपुतली। हाँ हाँ, तुम कुत्ता कहो या कठपुतली, तुम्हें जो कहना है वो कहो, लेकिन तुम्हारे कहने पर मैं मेरी बहन का हमारे घर आना बंद नहीं कर सकता। अरे भाई, ये घर मैं नहीं, मेरे पिताजी ने उनकी कमाई से बनाया है। जितना इस घर पर मेरा अधिकार है उतना मेरी बहन का भी है। हमारी शादी को 2 साल नहीं हुए और तुम कह रही हो कि तुम्हारी बहन यहाँ कभी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता। अरे पत्नी की तो कोई बात ही नहीं सुननी थी तो शादी क्यों की? ना शादी करते ना पत्नी आती और ना ही पत्नी की कोई बात सुनने की जरूरत पड़ती। अरे तुम एक नहीं 100 बातें कहो, मैं तैयार हूँ तुम्हारे इशारों पर नाचने के लिए, लेकिन तुम्हारी बातों में कुछ तो तथ्य होना चाहिए। माँ बाबूजी को आश्रम भेज दो, बहन का यहाँ आना बंद कर दो। तुम्हारे आने से पहले मेरी जिंदगी में वो है और तुम्हारे कहने पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। आनंद, आरती, तुम दोनों मेरी बात सुनो। आनंद, आरती चाहती है ना कि तुम्हारी बहन यहाँ बार बार ना आए तो मैं उसे फोन करके मना कर देती हूँ। वैसे तो वो सिर्फ त्योहार पर ही आती है, लेकिन अगर आरती का कहना है तो उतना आना भी बंद कर देगी। हाँ बेटा, और रही बात हमारी, तो गांव में हमारी जमीन है, छोटा सा घर है, हम दोनों वहां रह लेंगे। मगर हमारी वजह से अगर इस घर में झगड़ा हो रहा है तो हम चले जाते हैं। यहाँ से बस घर में शांति बनाए रखो। माँ, पापा, मुझे पता है आप मेरी खुशी के लिए और इस घर में शांति बनाने के लिए ये घर छोड़कर चले जाओगे, लेकिन आरती का ये सब कुछ पहली बार थोड़ी ना है। आजकल इसने कितनी बचकानी जिद की है और घर में शांति बनी रहने के लिए आपने इसकी हर एक बात सुन ली है। मुझसे कहा बहन को त्योहारों पर ज्यादा शगुन नहीं देना, मुझसे कहा माँ बाप के अस्पताल का खर्चा नहीं उठाना, बुआ जी, मामा जी, उन्हें बार बार घर नहीं बुलाना। मैं हर बार इसकी हर एक बात सुनता आया हूँ। आज उसने बहुत बड़ी बात कह दी है। आज चाहे जो हो जाए मैं इसकी बात नहीं मानने वाला। हाँ तो ठीक है, मत सुनिए मेरी बात, फिर मैं करूंगी अपने भैया को फोन, वही करेंगे ठीक आपको। हमारे घर का तमाशा मोहल्ले तक पहुंच जाएगा, तब अकल आएगी आप सबको। ये है आरती। आरती हर दूसरे दिन अलग अलग चीजों की मांग करके अपने ससुराल की शांति बिगाड़ने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसके सास ससुर कुछ ज्यादा ही समझदार हैं। कभी उसे समझाते हैं तो कभी खुद उसकी बातें समझ लेते हैं। आज तक आरती की कई बचकाने जिद आरती के ससुराल वालों ने पूरी की है, और कभी अगर आरती के ससुराल वालों ने मना कर दिया तो आरती फोन उठाती थी और हमेशा अपनी माँ के सामने रोती रहती थी। फिर क्या, आरती के मायके वाले बेटी का पक्ष लेने के लिए हमेशा हाजिर ही रहते थे। आज भी वही हुआ। सुबह सुबह आरती ने जिद पकड़ ली कि तुम्हारी बहन का मायके में आना बंद करो। आनंद ने तुरंत मना कर दिया। फिर आरती ने फोन उठाया और अपने ससुराल वालों की बुराई करने अपने माँ के सामने शुरू कर दी। माँ, मैं थक गई हूँ, रोज के ताने, रोज का अत्याचार। इस घर में मेरी कोई एक बात नहीं सुनता। शादी के वक्त कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अब इस घर में मुझे 2 कौड़ी की भी कीमत नहीं है। अब भैया से कहो ना वो यहाँ आए और सबको समझाएं। बेटा, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही तुम्हारे भैया से बात करती हूँ, देखती हूँ तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी कोई बात कैसे नहीं मानते। तुम शर्मा परिवार की बेटी हो, बिरादरी में हमारी बहुत इज्जत है। हम हमारे घर की बेटी को उसके ससुराल में ऐसा बेइज्जती होने नहीं देंगे। तुम जो भी कहोगी तुम्हारे ससुराल वाले को मानना ही होगा। शाम के वक्त, बेटा, आज आरती का फोन आया था। इस हफ्ते में उसका 4था फोन है। वो जब भी फोन करती है हमेशा रोती ही रहती है। उसके ससुराल वाले, यहाँ तक कि उसका पति, कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। अब पति ही पत्नी की इज्जत नहीं करेगा, उसकी बात नहीं मानेगा, तो हमारी बेटी को उसके ससुराल में इज्जत कैसे मिलेगी? तुम्हें तो पता है हमारी आरती कितनी मासूम है। वो सारे लोग इकट्ठा होकर उसे ताने मारते होंगे, अकेला महसूस करवाते होंगे, और हमारी बच्ची कुछ भी नहीं कह पाती होगी। उन्हें लगता होगा कि वो अकेली है, क्या ही कर लेगी। लेकिन आज आरती ने मुझे फोन पर कहा कि भैया को मेरे ससुराल वालों से बात करने के लिए कहो। मैं हमेशा तुम तक बातें नहीं पहुंचने देती, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें बात करनी चाहिए दामाद जी से, ताकि उन्हें भी पता चले हमारी आरती अकेली नहीं है, उसके साथ उसके माता पिता और भाई हमेशा खड़े हैं। हाँ बेटा, तुम्हारी माँ की बात बिल्कुल सही है। हम ये नहीं कहते कि दामाद जी सब कुछ हमारी बेटी की ही सुने, लेकिन अगर माँ की 10 बातें सुन रहे हैं तो 2 बातें पत्नी की भी सुननी चाहिए। ये लोग शादी के वक्त बड़ा कह रहे थे, हमारे घर में आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो जैसा
चाहेगी सब वैसा ही होगा। लेकिन अब देखो किस तरह से कर रहे हैं। मुझे बहुत दया आ रही है मेरी बेटी पर। न जाने वो अकेली इतने सारे लोगों को कैसे संभालती होगी। हाँ माँ, 4 दिन हो गए आरती का मुझे भी फोन आया था। कह रही थी कि उसका पति उसकी एक भी बात नहीं मानता। मैंने सोचा कि पति पत्नी के बीच की बात है, लेकिन अगर बात इतनी ही गहरी है तो मुझे जीजा जी से बात करनी ही होगी। जब से शादी हुई है तब से हर महीने मुझे आनंद जी को फोन करके समझाना पड़ता है। अगर कुछ दिन मैं आरती के ससुराल की तरफ ध्यान देना बंद कर दूं तो उनकी हरकतें बढ़ जाती है। इतना पढ़ा लिखा आदमी है, उसे इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि माँ बाप जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी पत्नी क्या कहती है, क्या सोचती है, ये भी तो जरूरी है। खैर, मैं आज ही आनंद जी को फोन करता हूँ। जब मैं फोन पर 2-4 बातें सुनाऊंगा तभी उनकी अकल ठिकाने आएगी। आरती हर दूसरे दिन अपने मायके वाले को फोन करती थी और उनके सामने हमेशा रोती रहती थी। अपने ससुराल वालों की बुराइयां करती थी। आरती की बातें सुनकर आरती बड़ी ही परेशानी में है। आरती के साथ उसके ससुराल वाले बड़ा ही गलत सलूक करते हैं, ऐसा आरती के मायके वालों को हमेशा लगता था। इसलिए आरती ने फोन किया नहीं कि तुरंत आरती का भाई राहुल आनंद को फोन करके खरी खोटी सुनाता था। आज भी वही हुआ। आरती ने खुद अपने ससुराल में तमाशा खड़ा किया था, ऊपर से अपनी माँ को फोन करके माँ के सामने ससुराल वालों की बुराइयां भी की थी। फिर क्या, आरती की माँ आरती के आंसू देख नहीं पाई और उन्होंने तुरंत आरती के भैया को बताया। और फिर क्या था, राहुल तुरंत फोन उठाता है और आनंद को फोन करता है। नमस्ते भैया, कैसे हो आप? अरे तुम्हारा नमस्ते बमस्ते तुम्हारे पास ही रहने दो। और तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, कैसे हो आप? अरे जिसकी बहन दुख दर्द से पीड़ित हो वो भाई खुश कैसे रह सकता है? अरे क्या बात है वो तो बताओ, हुआ क्या है आपको? और आपको किसने कहा कि आपकी बहन दुख दर्द से पीड़ित है? सिर्फ दुख दर्द ही नहीं देते, तुम लोग मेरी बहन के साथ अत्याचार करते हो। तुम्हारी बातें मेरी बहन से मनवाते हो और अगर उसने मना कर दिया तो फिर उसका जीना हराम कर देते हो। अरे भैया मेरी बात तो सुन लो। आपको आरती ने जो कुछ भी बताया वो सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे कुछ बताने की। तुम लोगों ने तो ठान लिया है कि मेरी बहन गलत है। अरे तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए हैं। 2 महीने भी तुमने आरती को ठीक से घर में रहने नहीं दिया। कभी लगा ही नहीं कि आरती ने हमें खुशी से फोन किया है। तुम लोग उसे इतना परेशान करते हो कि वो जब भी फोन करती है हमेशा रोती ही रहती है। अरे एक ही तो पत्नी है और एक ही तो बहू है, वो भी नहीं संभलती आप लोगों से। बार बार मुझे फोन करके तुम्हारे घर की बातों में दखल अंदाजी करनी पड़ती है। भैया लगता है आप मुझे कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। आप बताओ मैं क्या करूं? मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे आपका गुस्सा बिल्कुल शांत हो जाए? आपका कहना है ना कि हमसे एक बहू नहीं संभाली जाती, तो आप बताइए एक बहू को कैसे संभालते हैं? अरे कैसे मतलब? हमने आरती को बचपन से बहुत ज्यादा लाड प्यार से बड़ा किया है। उसे ना सुनने की आदत नहीं है और तुम उसके हर बात के लिए ना कह देते हो। हमारी लाडली को ना सुनने की आदत नहीं है। वो जो कहेगी जैसा कहेगी वो सब कुछ तुम्हें सुनना ही पड़ेगा। उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करने का। शादी के वक्त आपने बड़ी बड़ी बातें की थी, अब संभालने का वक्त आ गया है तो उसे नाराज कर रहे हो। मैंने तुम्हें कई बार कहा है और आज फिर से कह रहा हूँ, मेरी बहन तुमसे कपड़ा मांगे या सोना, धरती मांगे या जमीन, तुम बस उसके हर एक बात पर हाँ करते जाना। बाकी मुझे तुम्हारी कोई सफाई नहीं सुननी है। ठीक है भैया, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। आज से मैं आपको बिल्कुल नाराज नहीं करूंगा। आरती मुझे कुछ भी कहे, मैं उसके हर एक बात पर सिर्फ हाँ ही करता रहूंगा। आप कहते हो ना हमसे एक बहू नहीं संभाली जाती, तो अब मैं आरती को बिल्कुल खुश रखूंगा, उसकी हर एक बात मानूंगा। छोटी छोटी बातें अपने मायके वालों को बताना, उनके सामने रोने धोने का नाटक करना, अपने मायके वालों से अपने पति के ससुराल वालों की बुराई करके अपने मायके वालों को ससुराल के ऊपर दबाव डालने के लिए कहना, आरती का हमेशा हो गया था। शादी को 2 साल हो गए थे और 2 सालों से यही सब कुछ चलता रहा था। पिछले 2 सालों में कम से कम 2000 बार राहुल आनंद से और उसके परिवार वालों से कह चुका था कि तुमसे एक बहू नहीं संभलती। आरती को ससुराल में खुश रखने के लिए, उसे अच्छे से संभालने के लिए आनंद और उसके माता पिता कई कोशिश कर रहे थे। उसके बच्चों जैसी जिद आज तक वो लोग पूरी करते आए थे, लेकिन आरती की जिद मांग कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक के बाद एक हर रोज आरती कुछ न कुछ नई जिद करती ही रहती थी। फिर भी राहुल का गुस्सा इतना देखकर आनंद राहुल से कहता है कि वो आरती को खुश रखने की पूरी कोशिश करेगा। आज के बाद उसकी हर एक बात सुनेगा, उसे कभी नाराज नहीं करेगा। जैसे तैसे आनंद की बातों से बिगड़ी बात संभल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन, कई दिन हो गए हैं आरती के ससुराल से एक फोन नहीं आया। लगता है अब उसके ससुराल में सब कुछ कुशल मंगल है। मेरी तो भगवान से हमेशा यही प्रार्थना रहती थी, हमारी बच्ची उसके ससुराल में खुश रहे। काफी दिन हो गए उसे मिले हुए, बहुत याद आ रही है उसकी। हाँ माँ, मुझे भी आरती की बहुत याद आ रही है। और आरती के घर में काफी झगड़ा और उतार चढ़ाव चल रहा था, तो मैं आनंद जी से और उनके परिवार वालों से काफी बदतमीजी से बातें की है। मैं क्या कहता हूँ माँ,
आपके और पापा के शादी की सालगिरह आ रही है। इस मौके पर हम बड़ी पार्टी रखते हैं, सभी रिश्तेदारों को घर बुलाते हैं और साथ ही साथ आरती के ससुराल वालों को भी। हाँ बेटा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। राहुल कावेरी और माधव की शादी की सालगिरह की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखता है। सभी रिश्तेदारों को और आरती के ससुराल वालों को फोन करके घर बुलाता है। सालगिरह के दिन राहुल ने पूरा घर अच्छे से सजा दिया था। एक के बाद एक मेहमान घर पर आ रहे थे, लेकिन अभी तक आरती का और उसके घर वालों का कुछ अता पता नहीं था। अरे भाई राहुल, इतनी बड़ी पार्टी रखी है, इतने सारे मेहमान को बुलाया है, इस घर की लाडली कहाँ है? बुआ जी राहुल से आरती के बारे में पूछ रही थी, तभी आरती और आनंद घर में आते हैं। जब से आरती और आनंद की शादी हुई थी, तब से घर में शादी हो या पार्टी, आरती हमेशा अपने सास ससुर के साथ ही मायके आई थी। लेकिन आज आरती और आनंद को अकेला देखकर सब लोग हड़बड़ा गए थे। सभी रिश्तेदार एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे, आपस में खुसर फुसर करने लगे थे। काफी देर तक घर में शांति बनी थी। फिर बुआ जी सामने आती है और आरती से पूछती है, आरती, तुम्हारे सास ससुर कहाँ है? हमारे घर में सत्यनारायण की पूजा हो या फिर किसी का बर्थडे, छोटे से छोटे फंक्शन में तुम्हारे घर से हर कोई व्यक्ति उपस्थित रहता था। आज तुम्हारे माँ पिताजी के शादी की 50वीं सालगिरह है। इतनी खुशी के मौके पर तुम्हारे सास ससुर नहीं है, इस बात पर मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई, राहुल कहाँ है आरती के सास ससुर? तुमने इतने सारे मेहमानों को बुलाया, उन्हें नहीं बुलाया? आरती, तुम सच में अपने सास ससुर के साथ रहती हो ना, या फिर आजकल की लड़कियों की तरह तुमने भी वृद्धाश्रम भेज दिए हैं अपने सास ससुर? बताओ कहाँ है तुम्हारे सास ससुर? राहुल बताओ ना, तुमने आरती के साथ सास ससुर को क्यों नहीं बुलाया? एक साथ सभी रिश्तेदार आरती से और राहुल से आरती के ससुराल वालों के बारे में पूछने लगते हैं। तभी राहुल आनंद को कमरे में ले जाता है। आनंद जी, आप चुप क्यों हैं? सभी रिश्तेदार आपके माता पिता के बारे में पूछ रहे हैं, आप कुछ तो कहिए। मैं आपसे बार बार फोन करके कह रहा था पूरे परिवार को लेकर आना, अंकल जी आंटी जी को भी लेकर आना। आप उनको लेकर क्यों नहीं आए? और आज आपकी बहन भी नहीं आई। हमारे घर के हर कार्यक्रम में आपकी बहन हमेशा रहती थी। आज इतनी खुशी के मौके पर आपके पूरे परिवार को बुलाने के बावजूद आप किसी को भी लेकर नहीं आए हैं यहाँ। कहाँ है सब? 4 महीने हो गए, मैंने माँ और पापा को वृद्धाश्रम भेज दिया है और मेरी बहन 4 महीनों से वो हमारे घर नहीं आई। अंकल आंटी को वृद्धाश्रम भेज दिया? ये क्या बात हुई? अरे, अपने ही माँ बाप को वृद्धाश्रम कौन भेजता है? और तुम्हारी बहन तुम्हारे घर नहीं आती, इसका क्या मतलब हुआ? अरे, आप ही तो मुझे फोन करके कहते थे तुमसे एक बहू नहीं संभाली जाती, तुमसे एक पत्नी नहीं संभाली जाती। आपने ही तो मुझे फोन करके कहा था आरती जैसा कहेगी सब कुछ वैसा ही करना। अब आरती का कहना था अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज दो, बहन का मायके में आना बंद कर दो, तो बस उसे खुश रखने के लिए मैंने उसकी सारी बातें सुन ली। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे, अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम कौन भेजता है? अरे, एक बार बताना तो चाहिए था आरती तुमसे इतनी गलत मांग कर रही है। अरे, आपने बताने ही कहा दिया, आपको तो हमेशा आपकी बेटी ही सही लगती थी और हम सब गलत। बेटा, हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जाने अनजाने में हमने हमारी बेटी का बहुत गलत चीज में साथ दे दिया। लेकिन मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे माता पिता से भी माफी मांगता हूँ। हमें और हमारी बेटी को माफ कर दो। अगर हमें पता होता कि हमारी बेटी इतनी गलत और इतनी घटिया मांग पूरी करने के लिए तुमसे जिद कर रही है, तो हम कभी उसका साथ नहीं देते। आरती ने पिछले 2 सालों से जो खेल चलाया था, आज वो खत्म हो गया था। आरती पिछले 2 सालों से अपने ससुराल वालों को परेशान किए जा रही थी और अपने मायके वालों के सामने अपने ससुराल वालों की बुराई करती थी। उसके मायके वालों को भी लगता था कि आरती बहुत बेचारी है, लेकिन आज आनंद ने उसके परिवार वालों के सामने आरती की पोल खोल ही दी थी। आरती के मायके वाले हमेशा कहते रहते थे कि तुमसे एक बहू नहीं संभाली जाती। आज उन्हीं की बातों में आनंद ने उन्हें ही फंसा दिया था। लेकिन आरती के मायके वालों को आरती की सच्चाई पता नहीं थी, इसलिए वो आरती का साथ देते थे। जैसे ही आरती के मायके वालों के सामने आरती की सच्चाई आती है, वो तुरंत आनंद से माफी मांगने लगते हैं। आरती के पिताजी आनंद के सामने घुटनों पर बैठ जाते हैं, आनंद की माफी मांगने लगते हैं, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। पापा जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको कई बार आरती की सच्चाई बताने की कोशिश की, क्योंकि मुझे पता था आप गलत का साथ कभी नहीं देंगे। लेकिन मेरे माता पिता हमेशा कहते थे, बेटा, बेवजह घर की शांति खराब हो जाएगी, इसलिए मैं चुप रहा। लेकिन 4 महीने पहले आरती ने बहुत ही गलत डिमांड की थी, इसलिए मुझे आज आप सबके सामने आरती की सच्चाई लानी ही पड़ी, क्योंकि मुझे यकीन था जब भी आरती की सच्चाई आप लोगों के सामने आएगी, आप लोग मेरा ही साथ दोगे। हमारी बेटी ने हमारी नाक कटवा दी, हमें हमारे संस्कारों पर शर्म आ रही है। बेटा प्लीज तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके यहाँ बुला लो, हम सबके सामने उनसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। आरती की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। सब लोग आरती को डांट रहे थे और आनंद से माफी मांग रहे थे।
आनंद से विनती कर रहे थे कि अपने माता पिता और बहन को फोन करके यहाँ बुला ले, हम सब उनसे माफी मांगेंगे। तभी, अरे बहन जी, हम कहीं नहीं गए थे, हमें पता था जब भी आरती की सच्चाई आपके सामने आएगी आप हमारा ही साथ देंगी, क्योंकि आप कभी गलत का साथ दे ही नहीं सकते। वो तो आरती का दिमाग कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया था 4 महीने पहले, इसलिए हम कुछ दिन गांव चले गए थे। लेकिन हमें जैसे ही पता चला कि आपके घर में आपकी शादी की सालगिरह की पार्टी है, हम तुरंत गांव से लौट आए और जानबूझकर हम बाहर खड़े थे ताकि आप सबके सामने आरती की सच्चाई आए और वो कितनी गलत है ये बात आप उसे समझा सके। सच में आप जैसे ससुराल वाले हमारी बेटी को मिले, इसलिए आज तक हमारी बेटी के घर की गृहस्थी ठीक है। आपकी जगह कोई और होता तो आरती की इतनी गलत मांगे सुनकर शादी के 2 महीने बाद ही उसे मायके भेज देता। आज तक हमारी बेटी ने आप लोगों के साथ जो भी बर्ताव किया है उसी बात के लिए हम सच में शर्मिंदा हैं। गलती चाहे बहू की हो या बेटी की, माँ बाप को हमेशा सच का साथ देना चाहिए। ये आज आरती के माता पिता ने दिखा दिया था।